वेलकम बैक। सर Yes, Yes, sir. sir. यस सर भारत Sir, को वापस से बनाने में जितना बड़ा योगदान आप लोग दे सकते हैं उतना बड़ा योगदान कोई नहीं दे सकता, क्योंकि चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, सबसे छोटे से छोटा व्यक्ति भी भारत के निर्माण में जबरदस्त योगदान दे सकता है। लेकिन कौन दे सकता है? वो जिसकी उम्र अभी तक 25 साल से कम की है, वही योगदान दे पाएगा। क्योंकि 25 साल की उम्र से अगर वो योगदान देना शुरू करेगा तो अगले 35 साल तक वो योगदान दे सकेगा, और इस 35 साल के अंदर इतना बड़ा काम हो सकता है। पहले साल में कोई ज्यादा काम नहीं होगा, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें क्यूमुलेटिव ग्रोथ होती जाएगी और 35 साल बाद उसका जो योगदान होगा वो अद्भुत होगा। कोई 50 साल का व्यक्ति कोई ज्यादा योगदान नहीं कर पाएगा, लेकिन जो 25 साल से कम के लोग हैं वो अगर भारत को समझ जाते हैं, भारत के विकास में योगदान दें। और योगदान के लिए करना क्या है? योगदान के लिए करना यही है कि आपको अपने खुद के विकास की बात करनी है, आपको अपने खुद के डेवलपमेंट की बात करनी है, अपने खुद के एनलाइटनमेंट की बात करनी है, ट्रू एनलाइटनमेंट। आपको अपने जो बाउंड्रीज हैं, वो बाउंड्रीज जो आपने अपने चारों तरफ बांध ली है, उन बाउंड्रीज को तोड़ना। आप सबने अपनी चारों तरफ बाउंड्रीज बना रखी है, दुनिया भर की बाउंड्रीज, बहुत बड़े बड़े किले बना रखे हैं, और इतने बड़े किले हैं कि उसके उन किलों के कारण आप उन किलों से बाहर देखने को तैयार ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन किलों को तोड़ने की जरूरत है। देखो, जरूरत पड़ती है तो दुनिया में क्या से क्या हो जाता है। जरूरत पड़ी, जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दो में बन गए। जर्मनी को बांट दिया गया, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, और बीच में बड़ी सारी दीवार खींच दी गई। और वापस जब जरूरत पड़ी तो आपको जान करके ताज्जुब होगा कि वो दीवार लोगों ने ही तोड़ डाली, और वापस जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी वापस यूनाइटेड हो गए। जर्मनी को बांटा किसने? लोगों ने बांटा। और वापस जोड़ा किसने? लोगों ने जोड़ा। बांटने में कौन रुचि रखते थे? ऑब्वियसली यूरोप के वो लोग जो जर्मनी नहीं थे, वो लोग जो जर्मनी लोगों का को कमजोर देखना चाहते थे, जैसे अमेरिका। मैं ये बात आपके सामने क्यों जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि भारत के लोगों को बांटने के अंदर कौन इंटरेस्टेड थे? भारतीय नहीं, वो लोग जो भारत को कमजोर देखना चाहते थे। तो उन्होंने भारत के अंदर दीवारें खींच दी, बाउंड्रीज बना दी, इतनी जबरदस्त बाउंड्रीज की पूछो मत। लेकिन जर्मनी के ऊपर वापस आते हैं। बाउंड्रीज बना दी थी अमेरिका के लोगों ने, बड़ी बड़ी बाउंड्रीज, लेकिन जर्मनी के लोगों के अंदर भी चेतना जागृत, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, वो चेतना जिसने उनको इस बात का एहसास दिलाया कि सही क्या है, गलत क्या है। और उसके बाद वो बड़ी बड़ी दीवारें जो अमेरिका के लोगों ने मेहनत कर करके जर्मनी को बांटने के लिए बनाई थी, उन दीवारों को वहीं के जर्मनी के लोगों ने तोड़ दिया। तो मैं यही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि भारत के लोग उन दीवारों को कब तोड़ेंगे? वो दीवारें जिनको बनाने के पीछे उद्देश्य समझ सकते हैं आप लोग। और ये दीवारें, मानवता के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुख की बात कहो या कुछ भी कहो, इतिहास और स्टैटिस्टिक्स, इन दो का इस्तेमाल लोगों के बीच दीवारें खींचने के लिए करते हैं। इतिहास को और स्टैटिस्टिक्स को इस तरह से परोसते हैं, इस तरह से प्रस्तुत करते हैं ताकि लोगों के बीच में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो जाए। इन दीवारों को तोड़ने के लिए उतनी जबरदस्त विल पावर चाहिए जितनी विल पावर जर्मनी के लोगों में थी। उतनी विल पावर कहां से लाएंगे? इतिहास और स्टैटिस्टिक्स के द्वारा क्रिएटेड वॉल्स को तोड़ने के लिए
वो समझ चाहिए, वो चेतना चाहिए, वो अद्भुत चेतना चाहिए जिससे आप अपनी भी तरक्की करें और इन दीवारों से ऊंचे उठ सके। आप सबके अंदर जो अद्भुत क्षमता है, उस क्षमता को नई ऊंचाइयों पर आपको ले जाना है। लेकिन वो नई ऊंचाइयां क्या होगी? मान लीजिए आपने एक अपना ड्रीम, लाइफ का ड्रीम रख रखा है। अब मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो ड्रीम आपने रखा है, वो ड्रीम आप अवश्य हासिल करें। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि आपने ड्रीम ही छोटा रख रखा है। अगर आप ड्रीम को थोड़ा और ऊंचा करेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति ये लक्ष्य बना ले कि मैं 2 इंच कूद के बताऊंगा, तो मैं ये कहता हूं वो निश्चित रूप से कूद के बताएगा। लेकिन उसने 2 इंच का ही लक्ष्य क्यों रखा? वो चाहे तो 1 फुट कूद के बता सकता है ना, चाहे तो 2 फुट कूद के बता सकता है, चाहे तो 3 फुट कूद के बता सकता है। हर इंसान ऐसा कर सकता है। तो प्रश्न ये है कि लक्ष्य इतने छोटे क्यों रखे? खैर, जीवन में लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लक्ष्य हमारे पास कुछ सीमा तक एनवायरनमेंट से आते हैं, कुछ सीमा तक परिवार से आते हैं, कुछ सीमा तक कंटेक्ट से आते हैं, कुछ हमारी शिक्षा से आते हैं, कुछ हमारे अपने होश हवास से हम अपने लक्ष्य तय करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य जिंदगी में बदले हैं, पूरी तरह से बदल डाले हैं लक्ष्य। कई लोग पढ़ाई किसी चीज की करते हैं, काम कोई और करते हैं। क्या पता आप में से भी कुछ लोग ऐसे आ जाए, पढ़ाई कोई की, काम कोई और किया। राजीव दीक्षित की कैसेट्स के वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कभी मौका मिले जरूर सुनिएगा। जरूर, मौका क्या मिले जरूर सुनिएगा। आज ही समय निकाल के 2 मिनट सुन लीजिए। अब राजीव दीक्षित तो आईआईटीएन थे, पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी, काम राष्ट्र निर्माण का किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई काम नहीं आई ज्यादा, लेकिन काम वो किया जिसको पीढ़ियां याद रखेगी, वर्षों तक हम लोग याद रखेंगे। उनके यूट्यूब को आप एक बार जरूर देखिएगा, राजीव दीक्षित। तो मैं जो आपसे बात कह रहा हूं वो बात आपके समझ में आएगी। ये बड़ी गहरी बात कह दी मैंने, क्योंकि शब्दों की अपनी लिमिटेशन होती है। मैं शब्दों के द्वारा चाहूं तो भी आपके दिल की गहराई को छू नहीं सकता, क्योंकि शब्दों में वो ताकत नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर मेरे पास वो ताकत होती, मेरे पास वो शब्द होते, मेरे पास वो हुनर होता, तो मैं आप सबके अंदर छिपी हुई राजीव दीक्षित जैसी चेतना को जगा पाता, या विवेकानंद जैसी अद्भुत चेतना जो आपके अंदर छिपी हुई है उसको जगा पाता, अगर मेरे पास वो क्षमता होती। लेकिन मेरे पास वो शब्द नहीं, वो ताकत नहीं। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि किस प्रकार आप अपने प्रोफेशनल करियर में उस ऊंचाई को हासिल कर सकें जिस बुलंदी को हासिल करना आपका मकसद है और होना चाहिए। लेकिन शायद आपको उस बुलंदी की जानकारी नहीं है, शायद वो बुलंदी आपके लक्ष्य में कहीं लिखी हुई नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए पता नहीं, वही तो हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, समस्या दूसरी है। लेकिन हम चेतना की दौर की बात कर रहे हैं। जिस दिन चारों तरफ चेतना का एक ऐसा दौर जागृत हो जहां पर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास भरा हुआ हो, फिर हर व्यक्ति अपना जो लक्ष्य रखेगा वो वाकई ऊंचा लक्ष्य होगा। हर व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए काम करेगा वो बड़ा ऊंचा उद्देश्य होगा।
और अगर कोई 20 साल की उम्र का व्यक्ति और 25 साल की उम्र का व्यक्ति कोई बड़े लक्ष्य पर काम करता है तो कितना भी बड़ा लक्ष्य वो हासिल हो जाता है। आप दशरथ मांझी का एग्जाम्पल लो, कितना बड़ा लक्ष्य था, असंभव लक्ष्य था, लेकिन उम्र कम थी, 25 साल की उम्र। अब उस बड़े लक्ष्य के लिए उसने काम किया, असंभव से असंभव काम करके दिखा दिया। आप देखिए उसकी पिक्चर, पूरे के पूरे पहाड़ को तोड़ के रख दिया। सब परिस्थितियां एक तरफ और दशरथ मांझी एक तरफ। तो आपकी उम्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर आता है, रियल में अपने ऊपर आता है, रियल में अपनी चेतना को जागृत करता है, रियल में आउटस्टैंडिंग करने के लिए डिटरमिन हो जाता है, रियल में कुछ करना चाहता है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। और तब वो काम वो करेगा जिसकी इस मिट्टी को जरूरत है, जिसके लिए ये देश आपसे मांग कर रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि समस्या ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते। आपकी क्षमता तो अद्वितीय है, लेकिन प्रश्न ये है कि आप कब तय करोगे कि आपको क्या करना है। और जिस दिन आपने तय कर लिया उस दिन मजे ही मजे, क्योंकि अद्भुत क्षमता, अद्भुत प्रतिभा होना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो है कि ये विजन तो बने, ये लक्ष्य तो बने कि मुझे करना क्या है। ये विजन, ये लक्ष्य, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जीवन का अल्टीमेट गोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब अपन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं, केस स्टडीज आप सॉल्व करते हैं कंपनी की, तो सबसे पहले क्या तय करते हो? आप कहेंगे सबसे पहले विजन तय करते हैं, फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजी को कैसे अचीव कर रहे हैं, फिर स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन प्लान को चेक करते हैं, फिर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को चेक करते हैं। मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूं कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद योर ओन विजन। आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, आपका स्ट्रेटेजी क्या है? यू स्टार्ट विद योर ओन स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी से शुरुआत करें। वेयर इज योर लाइफ गोल, वेयर इज योर विजन, वेयर इज योर स्ट्रेटेजी? दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वहीं से तो सारी बात की शुरुआत होती है। और आपने वो सेट कर लिए, योर विजन इज सेटल्ड, योर ऑब्जेक्टिव इज सेटल्ड, योर स्ट्रेटेजी इज सेटल्ड, योर लाइफ गोल इज सेटल्ड, योर पाथ इज सेटल्ड, फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो यही तो बातें मैं करने के लिए आपके साथ में कोशिश कर रहा। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट डू यू वांट टू मेक आउट ऑफ योर लाइफ, और आपने कहा मैंने तय ही नहीं किया है, तो मैं कहूंगा 14 साल की पढ़ाई को आपने 1 मिनट के अंदर गुड़ गोबर कर दिया। मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट डू यू वांट टू बी आफ्टर 20 इयर्स, और आप ये कहें कि हमने तो अभी ये तय ही नहीं किया है, तो मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा उस एजुकेशन सिस्टम पर जिसने आप जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को कभी भी यह सोचने को मजबूर नहीं किया कि आपको जीवन में करना क्या है। हमारी एजुकेशन सिस्टम क्वेश्चनेबल हो जाएगी उसी समय। हमारी एजुकेशन सिस्टम ही कटघरे में खड़ी हो जाएगी। वो तो पहले ही मैं कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से, एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में डालने की कई समय से कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या हम सबको प्रश्न उठाने चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। समाज के निर्माण में सबसे बड़ी योगदान अगर किसी चीज का है तो एजुकेशन सिस्टम का है। समाज के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान एजुकेशन सिस्टम का है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हम लोग, वो तो सबसे बड़ी बात है। इस बार नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें कई अच्छी बातें कही गई। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी होती है, इम्प्लीमेंटेशन हुई तब हो। जिसे एक बहुत बड़ी बात कही है, मातृभाषा में पढ़ाई हो, क्लास 5वीं तक या क्लास 8वीं तक कम से कम मातृभाषा में पढ़ाई। कितनी अद्भुत बात बताई। अभी लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा बैरियर है। वो छोटा बालक, अबोध बालक जो 5 साल का है, 6 साल का है, जिसके अभी माइंड में कुछ भी नहीं है, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं कि भैया तुझे अंग्रेजी नहीं आती,
उसके अंदर कॉन्फिडेंस वहीं डगमगा जाता है जो इतना गहरा चला जाता है कि पूरी जिंदगी उसके साथ रहता है। मैं उन स्कूल वालों के प्रति कितने बुरे शब्द बोलूं जो एक बालक के ऊपर, 5 साल के बालक पर, 7 साल के बालक पर पेनल्टी लगा देती है। वो अगर मातृभाषा का शब्द काम में लेता है, उसको बोलती तो अंग्रेजी में बोल, पेनल्टी लग जाएगी, हिंदी में बोलेगा तो ये अपनी मातृभाषा में बोलेगा, क्या बात करें। लेकिन अच्छा है, नई एजुकेशन पॉलिसी में एक बात कही है, कम से कम 5वीं 8वीं तक की पढ़ाई तो मातृभाषा में हो। इनोवेशन के ऊपर जोर दिया है, फॉर्मेटिव एजुकेशन, परीक्षा प्रणाली में बदलाव हो। कितनी अच्छी बात कही है। आप में से हर्षित गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि जो बात हर्षित गुप्ता जी के साथ में है वो अनेकों लोगों के साथ में है। और अद्भुत प्रतिभा वाले विद्यार्थी, हर्षित जैसे अद्भुत प्रतिभा वाले विद्यार्थी अगर चौराहे पर खड़े हैं, जीवन के लक्ष्य तय नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए जिम्मेदार हमारी एजुकेशन सिस्टम है। हम सभी ये जानते हैं, पूरी दुनिया ही जानती है, पढ़ा लिखा हो बिना पढ़ा हो हर व्यक्ति जानता है कि जो काम अपने हाथ से करते हैं वही याद रहता है, वही काम आता है। लेकिन एजुकेशन, स्कूलों के एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलों के अंदर हाथ से तो कुछ कराया ही नहीं जाता। अगर मैं आपको जयपुर का मैप हाथ से उकेर करके दे दूं कि देखो भाई मैं जयपुर में यहां रहता हूं, स्टेशन से ये रास्ता है, देखो समझ गए ना, आ जाओगे ना ये आराम से, आप क्या बोलोगे? ऐसे कोई याद थोड़ी रहेगा। जब तक एक बार उस रूट से नहीं निकलोगे तब तक रास्ता थोड़ी याद होगा। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसे काम क्यों कर रहा है? क्या कोई ऐसी स्कूल है जिसमें मातृभाषा में पढ़ाई होती है? क्या कोई ऐसी स्कूल है जिसमें बच्चों को मातृभाषा में बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है? क्या गांव के अंदर कोई ऐसी स्कूल है जिसके अंदर ए फॉर एप्पल की जगह आसपास जो चीजें मिलती है उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है? गांव में बच्चा पढ़ता है ए फॉर एप्पल, आप उसको रटाते हो और उसको पता ही नहीं एप्पल क्या है, उसने एप्पल कभी देखी ही नहीं। रेगिस्तान के गांव में एप्पल थोड़ी होती है। आप एप्पल की जगह जो आसपास चीजें मिलती है उससे एजुकेशन पढ़ाओ, तब तो मैं कहूंगा आपकी स्कूल शानदार। कंटेक्स्ट से जोड़ने वाला एजुकेशन सिस्टम के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही बातें बोली गई है कि आप इनोवेशन के ऊपर जोर करें, लोकल रिसोर्सेज के आधार पर एजुकेशन में के अंदर इंप्रूवमेंट लाएं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टार्टअप के ऊपर जोर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब स्टार्टअप के ऊपर जोर दिया गया है। वर्षों से भारत के अंदर स्टार्टअप की परंपरा रही है, उसको स्टार्टअप क्यों नहीं मानते आप? वर्षों से भारत के अंदर ऐसी संस्कृतियां हैं जिनमें उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाता रहा है, आपने उनको क्यों नहीं प्रोत्साहन दिया? आप स्किल्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, स्किल्स काउंसिल्स खोल रहे हैं, स्किल्स एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भारत के हाईली स्किल्ड लोग हैं उनको ओबीसी क्यों कहते हो? उनको स्किल सर्टिफाइड इंजीनियर क्यों नहीं डिक्लेयर करते? आज आप देखिए, अगर सही ढंग से मार्केटिंग की जाए तो ये उस्ता कलाकार, अद्भुत कला है इनकी पेंटिंग्स में, अपनी कला को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। रंगरेज अपनी कला को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आधे घंटे बाद में हर व्यक्ति अपनी कला को पूरी दुनिया के अंदर अद्भुत रूप से प्रेजेंट कर पाएगा। आप देखिए, कला, संस्कृति, स्किल्स
हमारे पास में इनमें से किसी की कमी नहीं है। प्रश्न ये है कि हाउ वेल वी आर्टिकुलेट आवरसेल्व्स, किस प्रकार अपने आप को एक्सप्रेस करें, किस प्रकार अपने आप को प्रेजेंट करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज। और उसके लिए आप युवाओं को ही पहल करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने आप की मार्केटिंग, सबसे पहले अपने आप को जानना। एक कम से कम ओरिएंटेशन सेशन ऐसा पार्टिसिपेट करें आप सब लोग जिसमें मेडिटेशन करें। एक सेशन, ये मेरे कहने से। मेडिटेशन टू नो योरसेल्फ, मेडिटेशन टू डाइव इनटू योरसेल्फ। पूरी दुनिया को मेडिटेशन किसने दिया है? भारत ने दिया है। पूरी दुनिया को ध्यान किसने दिया है? भारत ने दिया है। अब प्रश्न ये है कि इस अद्भुत भूमि में जन्म लेने के बावजूद, मुनि कपिल की जमीन पर भाग लेने के बावजूद, एक ऐसे व्यक्ति के जमीन पर जहां पर हजारों वर्ष पहले लोग हजारों वर्षों तक ध्यान किया करते थे, उस जमीन में पैदा होने के बावजूद अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया तो क्या किया? तो मेडिटेशन करिए। ये आपको जीवन को एक नई सोच लेने में मदद करेगा। ये जरूरी है, आपको जीवन में कुछ फायदा मिले ना मिले, इस मिट्टी, जिस मिट्टी से आप बने हुए हो, इस मिट्टी का वास्ता है कि एक बार ध्यान तो जरूर करें। इस मिट्टी के कर्ज को समझिए। कम से कम एक पेड़ अपने हाथ से अवश्य लगाए, कम से कम एक पेड़ अपने हाथ से अवश्य लगाए। अरे ये वो जमीन है जिस जमीन में आज से सैकड़ों साल पहले जब बिल्कुल बारिश नहीं होती थी तब लोग पेड़ लगाया करते थे। जब बिल्कुल भी बारिश नहीं होती थी तब लोग पेड़ लगाया करते थे। अब तो पानी की कमी नहीं है। अब तो आप चाहें तो अपने पसीने से, अपनी मेहनत से जो पेड़ चाहें आप लगा सकते। पहले तो सिर्फ यहाँ पर खेजड़ी ही उग सकता था, लेकिन अब तो कोई लिमिटेशन भी नहीं है। आप जो भी चाहें पेड़ लगा सकते हैं। आप चाहें तो बादाम का पेड़ लगा सकते हैं, आप चाहें तो खजूर का पेड़ लगा सकते हैं, आप चाहें तो खेजड़ी का लगा सकते हैं। इस जमीन का असली रखवाला तो खेजड़ी है, लेकिन अब खेजड़ी लुप्त हो गया है। खेजड़ी को वापस आप ला सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से हर व्यक्ति अगर एक एक खेजड़ी का पेड़ भी लगा देगा तो ये खेजड़ी के पेड़ वापस लहलहाने लग जाएंगे। यहाँ पर ये तो वो जमीन है जहां पर मुश्किलें और परेशानियां हमेशा रही, लेकिन इंसानों ने उन मुश्किलों के बावजूद कम संसाधनों में कैसे अच्छे से जिया जाए ये सीखा है। तो एक कोशिश ये करें आप लोग। आज आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जरूर पढ़ें। पूरी दुनिया ने मिलकर के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखी, 17 लक्ष्य रखे, 17 ऐसे टारगेट्स जो हम सब के लिए जरूरी है। कृपया करके समय निकाल करके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंटरनेट से डाउनलोड करें और उनको जरूर पढ़ें। बहुत जरूरी है उनको समझना और उनके रास्ते पर चलना। जहां पर भी हैं आप, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, जहां भी जिस रूप में भी आप काम कर रहे हैं, आप कोशिश ये करें कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल कर सकें, उनको हासिल करने में अपना योगदान देवें। आपके योगदान से ही, हम सबके योगदानों से ही वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल होंगे। चाहिए तो ये कि भारत सरकार उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हर व्यक्ति को उसकी भाषा के अंदर समझाए, लेकिन आप तो अपने स्तर पर प्रयास करें। जहां भी आप काम करें, जिस रूप में भी आप काम करें। अब आप में से कोई ये कहे कि मुझे पता ही नहीं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, तो मैं ये कहूंगा
कि थोड़ा आसपास के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं। दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया किधर जा रही है, किस तरफ जा रही है, उसके बारे में अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर कुछ कॉन्क्रीट कर पाएंगे तो इससे आपके प्लेसमेंट में भी मदद मिलेगी, आपके बायोडेटा में भी इंप्रूवमेंट होगा, और आप जिस कंपनी में काम करेंगे उस कंपनी के डेवलपमेंट में भी आपका बड़ा योगदान हो पाएगा। तो जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो आपके लिए भी मददगारी हैं और पूरी दुनिया के लिए हेल्पफुल हो पाएंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक ब्लॉग बनाएं। आप में से हर व्यक्ति अपना ब्लॉग बनाए। इट्स सो इजी। आपका ब्लॉग नहीं है तो ये अफसोस की बात होगी, ये बड़े दुख की बात होगी, ये बड़े आश्चर्य की बात होगी कि आपके जैसे प्रतिभावान व्यक्ति का ब्लॉग नहीं। आजकल तो 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे अपना ब्लॉग बना डालते हैं, 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे अपना ब्लॉग्स बना डालते हैं। तो अगर आपका ब्लॉग नहीं है तो ये भी एक आश्चर्य की बात होगी। जब आप अपना फेसबुक पे अकाउंट खोल सकते हैं, जब आप अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना सकते हैं, ट्विटर पे आपकी प्रोफाइल बना सकते हैं, तो आपका खुद का ब्लॉग क्यों नहीं? गिव योर वॉइस अ प्लेस। आपके विचारों, आपकी अभिव्यक्ति के लिए एक प्लेस तो चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? गिव योर आइडियाज एक्सप्रेशन। आपके आइडियाज को एक्सप्रेस करें। आपके ब्लॉग्स पॉपुलर भी हो सकते हैं और हो सकता है उन ब्लॉग्स की पॉपुलैरिटी के कारण दुनिया में भी बदलाव आए, दुनिया में भी कुछ भूचाल आए। हो सकता है उसके बेस पर आपको प्लेसमेंट में भी मदद मिल जाए, हो सकता है उसके बेस पर आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन जाए, क्या पता। भाई विचार हैं, विचार ही तो दुनिया को बदलते हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? कार्ल मार्क्स ने गरिमा ने लिखा है, ब्लॉग्स के अलावा भी हम पेजेस रन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या किया? कार्ल मार्क्स के माइंड में एक आइडिया था, एक विचार आया, उसने वो विचार एक पुस्तक में डाला, लिखा, जिसे सैकड़ों हजारों लोगों ने पढ़ा और पूरी दुनिया में भूचाल आ गया, बदलाव आ गया। उसने लिखा सब लोग समान हैं। लोगों ने कहा कमाल की बात लिखी। उसने कहा हम सब लोगों को मिलकर के आवाज उठानी चाहिए। लोगों ने कहा कमाल की बात है। उसने कहा अगर आप मिलकर के आवाज उठाओगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा, और अगर आपने वाकई काम किया तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। एक ऐसी दुनिया बनाओ जिसमें हर व्यक्ति समान रहे। आपको पता है कार्ल मार्क्स की आइडियाज से, लेखों से पूरी दुनिया एक बार के लिए तो बदल गई। करीब करीब 50 देशों में कम्युनिज्म छा गया, रूस, चाइना, दुनिया भर के देशों के अंदर। सिर्फ विचारों की बात होती है दोस्तों। आप अपने विचार, जो भी आपके विचार हैं, जिस रूप में भी आपके विचार हैं, अपने विचार एक्सप्रेस करने का, लिखने का प्रयास शुरू करें। जरूर लिखें। एक्सप्रेस योरसेल्फ, स्पीक आउट। ज्यादा नहीं, जितना समय आपके पास निकाल सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट तो ब्लॉग लिख ही सकते हो। आप में से जो लोग कह रहे हैं हम ब्लॉग नहीं, ब्लॉग के अलावा अन्य रूप में लिखेंगे, उनके लिए और अनुरोध, गरिमा जी के लिए अनुरोध है। अगर गरिमा जी सुन रहे हैं तो उनको मेरा अनुरोध है कि आप ब्लॉग नहीं लिखें, कोई बात नहीं, आप एक किताब छपें, किताब लिखें, आप अखबारों में लेख लिखें, वो आप करें और भी अच्छा रहेगा। अखबारों में अगर एक सीरीज शुरू कर दें अपनी, एक लेख लिखें, हर सप्ताह एक एक लेख लिखें, एक सप्ताह तक सोचते रहें, फिर एक पॉइंट नया मिला उसके ऊपर लिखा, और एक सप्ताह बाद फिर अखबार में एक और लेख। गरिमा जी एक साल के अंदर 52 आर्टिकल छप जाएंगे इस तरह। उन 52 आर्टिकल्स को एक साथ कंपाइल कर दें,
एक किताब बन जाएगी। वो आपकी रिफ्लेक्शन, थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्शन पे, उस किताब को फिर पब्लिश, वो किताब के लिए दुनिया दुनिया भर के पब्लिशर्स मिल जाएंगे, वो किताब पब्लिश हो जाएगी। जब आपकी किताब पब्लिश हो जाएगी तो क्या होगा, हम वही तो चाह रहे हैं, एक आइडिया जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट की जाए। एक आइडिया को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तभी वो आइडिया काम आएगा, नहीं तो वो आइडिया कोई काम का नहीं रहेगा। आपके माइंड में दुनिया भर के आइडियाज उथल पुथल हो रहे हैं, अभी वो वेव कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं ब्लॉग नहीं लिखूंगा, मैं आर्टिकल लिखूंगा, लेकिन ये आइडियाज तभी काम आएंगे जब ये कॉन्क्रीट शेप में होंगे। और उसके लिए एक आइडिया आया, उसको लिखा, फिर एक और आइडिया आया, उसको लिखा, फिर एक और आइडिया आया, उसको, इन सबको ऑर्गेनाइज करें। 1 घंटे बाद डिस्टर्ब हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि गिव योर आइडियाज एन एक्सप्रेशन। अपने आइडियाज को एक्सप्रेशन दीजिए। द एक्सप्रेशन हैज टू कम फ्रॉम योर ओन साइड, और वो एक्सप्रेशन आपकी आइडिया को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करेगा। राइट? गरिमा जी ने लिखा है, सर ब्लॉग्स के अलावा भी हम पेजेस रन कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा राइटिंग पेज है। बहुत बढ़िया, आपका राइटिंग पेज है तो बहुत खुशी की बात है। आपका रोल आपको ग्लोबल लेवल पर ले जा सकता है। देखिए, आप जो सोचते हैं, आपकी लिमिट्स आप खुद सेट करते हैं। आप जो सोचते हैं वो तय करता है कि आप कितना बड़ा योगदान करेंगे। आप खुद अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, अपनी लिमिट्स, आपका आसमान आप खुद बनाते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, अपना आसमान और ऊंचा बनाएं। आपकी लिमिट्स आप खुद सेट करते हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपनी लिमिट्स को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। उन ऊंचाइयों पे तभी तो मजा आएगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम की लिमिटेशन यह है कि वहां लिमिट छोटी कर दी जाती है, और मैं आपसे कह रहा हूं लिमिट्स को बढ़ाइए। बी अनलिमिटेड। बट ये भी बात है कि आपको अपनी फोकस के अनुसार, जहां आपको जो उचित लगे, फोकस योरसेल्फ ऑन अ सेक्टर। एक सेक्टर के ऊपर फोकस करते हुए उस तरफ आगे बढ़े। ऐसा सेक्टर पकड़ें जो फ्यूचर का है, जिसके बारे में जमाना आने वाले समय में बात करेगा। उसकी बात मत करें जो हो चुका है, क्या करोगे उसके बारे में बात करके। उस चीज की बात करो जो आने वाले टाइम में होने वाली है, और उस सेक्टर पर अभी से काम करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, ब्लॉग्स लिखो, आर्टिकल्स लिखो, बुक्स लिखो, जो फ्यूचर है। तो फ्यूचर किस सेक्टर का होगा? हमें सबको पता है, फ्यूचर होगा पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट्स का, फ्यूचर होगा एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का। तो उसके ऊपर बात, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप कैसे युवाओं को तैयार कर सकते हो, उद्यमियों को कैसे तैयार कर सकते हो। देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि आज दुनिया, पूरी दुनिया आज पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, और विकसित देशों के पास में यह है नहीं, और भारत के पास में ये आज से 2000 साल पहले भी थी, 1000 साल पहले भी थी, 500 साल पहले भी थी, 100 साल पहले भी थी, और अब थोड़ी बहुत बची हुई है। अब आप सोचिए, आपके सामने दो प्रोडक्ट है, एक है रेफ्रिजरेटर और एक है मटकी। अब रेफ्रिजरेटर आप खरीदेंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। मटकी खरीदेंगे, पर्यावरण के अनुकूल है। रेफ्रिजरेटर के प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, मटकी स्वास्थ्य के लिए बड़ी अनुकूल है। मटकी में पानी, मटकी का पानी आप पिएंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए अमृत है। अपने फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए मटकी में डाल करके रखेंगे आप, जैसे आम मटकी में डाल करके आप रखेंगे, खराब नहीं होंगे। लेकिन वही फ्रिज में रखेंगे आप, जैसे ही फ्रिज से निकालेंगे डिटेरियोरेट होने लग जाएंगे। जब तक फ्रिज में तब तक ठीक है, जैसे ही बाहर निकालेंगे खराब होने लग जाएंगे।
मटकी बनाने वाला आज अपनी दाल रोटी की फिराक में है, उसके सामने बड़े संकट हैं, भयंकर आर्थिक किल्लत से जूझ रहा है। रेफ्रिजरेटर बनाने वाला करोड़ों रुपए छाप रहा है। रेफ्रिजरेटर बनाने वाला भारत में कमाता है, भारत से बाहर ले जाता है। मटकी बनाने वाला भारत में ही कमाता है, भारत में ही रहता है, अपना पेट पालता है, और अगर वो 2 रुपए कमाएगा तो वो रुपए भारत में ही किसी भाई को देगा, जिससे किसी और का पेट पले। तय आपको करना है, क्या करना है। आपके सामने चॉइसेस हैं, जीवन में हर कदम पर चॉइसेस हैं, और उन चॉइसेस में सही चॉइस क्या है ये तो आपको तय करना है कि क्या चॉइस है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हजारों हुनर थे, अधिकांश हुनर लुप्त हो गए, गिने चुने बचे हैं। आप चाहोगे तो बच जाएंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो मिश्री खरीदें, चाहें तो चीनी खरीदें। आप चीनी खरीदेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां रुपए कमाएंगी। आप मिश्री खरीदेंगे, जो कारीगर मिश्री बनाने वाले हैं उनका पेट पलेगा, उनका परिवार चलेगा। आपने मिश्री नहीं खरीदी, वो लोग भिखारी बन जाएंगे। आपने चीनी नहीं खरीदी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मिश्री नहीं खरीदी, सोचिए, अद्भुत कला जानने वाले मिस्ट्री के कारीगर सड़कों पर आ जाएंगे। आपके पास विकल्प है, आप चाहें तो चॉकलेट खरीदें, आप चाहें तो ब्यावर की तिलपापड़ी खरीदें। आप तिलपापड़ी खरीदेंगे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बहुत टेस्टी है, अद्भुत टेस्टी है, चॉकलेट से कम नहीं है, आपके लिए भी अच्छा। आप चॉकलेट खरीदेंगे, आपका दिमाग कमजोर होगा, शरीर कमजोर होगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, वो ये होगा कि आप चॉकलेट खरीदेंगे लेकिन ब्यावर की तिलपापड़ी कभी नहीं खरीदेंगे, और अल्टीमेटली एक दिन ब्यावर की तिलपापड़ी बननी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो कारीगर घाटे में कब तक काम करेगा। उसका प्रोडक्ट कोई खरीद ही नहीं रहा। वो 150 रुपए किलो के अंदर अपनी तिलपापड़ी नहीं बेच रहा, और आप 3000 रुपए किलो की चॉकलेट खरीद लेते हैं। आप उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, वो एक दिन भिखारियों की कतार में नजर आएगा। इतनी अद्भुत हुनर है उसके पास, इतनी अद्भुत कला है, लेकिन वो एक दिन मजबूर होकर के भिखारियों की कतार में होगा, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। देश में हजारों ऐसे हुनर हैं। आप ऑडिट करते हैं ना, कभी देश की इकोनॉमी की ऑडिट करें, देश की सोशल ऑडिट करें, पर्यावरण ऑडिट करें, ये देखें हमने क्या खोया क्या पाया, एजुकेशन सिस्टम ने क्या दिया क्या लिया। एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो काम मैं आपसे करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं, उसको अगर आप करेंगे, अगर ये आप करेंगे, तो इस देश को इतना बड़ा योगदान आप दे देंगे कि ये देश पूरा ही बदल जाएगा हकीकत में। क्योंकि इस दिशा में सोचने की एक बार कोशिश तो करेंगे आप, और अगर एक बार इस दिशा में आप सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर सोया हुआ राजीव दीक्षित जाग जाएगा, आपके अंदर सोया हुआ विवेकानंद जाग जाएगा, आपके अंदर सोया हुआ महामनीषी जाग जाएगा। एक बार कोशिश करिएगा मेरे कहने पर, मजा आएगा आपको। और आप सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा अगर आपके इस प्रयास से एक स्कूल भी बदल गया, एक स्कूल भी बदल गया, तो उस स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थी असल में इस देश के कर्णधार बन जाएंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं असल में, क्यों? क्योंकि अभी हमारी जिस प्रकार की स्कूल्स हैं, जिस प्रकार की कॉलेजेस हैं, उससे निकलने वाला प्रोडक्ट, उसको हम प्रोडक्ट ही कहते हैं,
उनमें देश के प्रति कोई सम्मान ही नहीं। आप उनसे पूछिए उनका लक्ष्य क्या है, वो कहेंगे मेरा लक्ष्य है 5 साल में या 10 साल में अमेरिका जाके सेटल होना। आप उनसे पूछिए तुम क्या बनना चाहते हो, वो कहेंगे अमेरिकन सिटीजन बनना चाहता हूं। खैर, तो इस जमीन और इस मिट्टी जिसने आप जैसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को डेवलप किया है, उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी हम बात करें, उसके लिए क्या? मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप इंडियन पर्सपेक्टिव को फिर से खोजें अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, जहां पर भी आप काम करें, जिस रूप में भी काम करें। आपके करियर लेटर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सौरभ जी ने लिखा है करेक्ट। सौरभ जी, करेक्ट लिखने से तो पर नहीं पड़ेगा सौरभ जी, करेक्ट तो हमें करना पड़ेगा। समाज में जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट तो हमको ही करना पड़ेगा, नहीं तो अगली पीढ़ी हमसे पूछेगी आपने क्या किया। आज यकीन मानिए मेरी पीढ़ी तो निकल जाएगी, पर अगली पीढ़ी, आपसे अगली से अगली पीढ़ी शायद आखिरी पीढ़ी बने। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस हिसाब से धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस हिसाब से 100 साल बाद में ये प्रकृति इंसान के जीने के लायक ही नहीं बचेगी। जिस हिसाब से धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको जानकर के दुख होगा कि रोज हजारों प्रजातियां लुप्त हो रही है। अब जंगलों में जानवर कम बचे हैं, समुद्र में मछलियां कम बची है, हवा में ऑक्सीजन कम बची है। इंसान कब तक जिंदा रहेंगे? इसी गति से ग्लेशियर्स पिघलते रहे, इसी गति से पेड़ कटते रहे, इसी गति से अगर पहाड़ कट करके कंक्रीट के जंगल बनते रहे, तो सोचिए इंसान कब तक जिंदा रहेंगे? सोचिए। वो अजीब लोग हैं जो मंगल पर पानी खोजने निकले हैं, धरती का पानी तो बचा नहीं पा रहे। वो अजीब लोग हैं जो शनि और बृहस्पति के ऊपर घर बनाने की बात कर रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर जमीनों के प्लॉट बांट रहे हैं, और इस धरती पर जो प्राण हैं उन प्राणों को तो सम्मान ही नहीं कर पा रहे। आप अद्भुत भारतीय सांस्कृतिक विरासत को इग्नोर कर रहे हैं, अद्भुत भारतीय सांस्कृतिक विरासत को छोड़ रहे हैं। फिर आप कहते हैं ये मॉडर्न एजुकेशन है, तो ये क्या मॉडर्न है? फिर इसमें क्या अच्छा है? सोचिए, फिर इसमें क्या अच्छा है? अगर जिस एजुकेशन सिस्टम से आपके अंदर न देश के प्रति, न समाज के प्रति, न भाषा के प्रति, न संस्कृति के प्रति कोई सम्मान की भावना पैदा ही नहीं हो, उस शिक्षा को शिक्षा क्यों कही जाए? उस शिक्षा को मैं शिक्षा क्यों कहूं? उस शिक्षण संस्थान को मैं शिक्षण संस्थान क्यों कहूं? मुझे समझ में नहीं आया। उसे मैं शिक्षा क्यों कहूं? आपको समझ में आया है तो आप बताएं कि मैं उसे शिक्षण संस्थान क्यों कहूं। मैं बाजार में जब भी कुछ खरीदने जाता हूं तो बड़ी बड़ी मॉल और तालिकाओं के अंदर नहीं जाता, सड़क के किनारे जो अपना माल बेच रहे होते हैं उनसे सामान खरीदता। ये मेरे भारत के भाई बहन हैं, इनसे मैं सामान नहीं खरीदूंगा तो कल ये भी भिखारी की लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो एक बार ऐसे ही एक गाड़े वाले से सामान लिया, उसका पेमेंट उसको दिया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने उसको जितना उसका पेमेंट बनना था उससे एक्स्ट्रा रुपए पकड़ा दिए
और पकड़ा करके मैं मेरे चला गया पैदल। मैं करीब 100-200 मीटर आगे गया होऊंगा तो पीछे मुझे लगा कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोला वो वही गाड़े वाला। बोला साहब आप मुझे ज्यादा पेमेंट कर गए थे। बेचारा अपना गाड़ा, सब्जी का गाड़ा ऐसे ही छोड़ करके मेरे पीछे दौड़ता दौड़ता हांफता आया। ना मुझे जानता था ना पहचानता था। ये भारत, ये 80% भारत है जिसको भारत सरकार इग्नोर करती है, भारत के नीति निर्माता इग्नोर करते हैं, भारत के कानून बनाने वाले इग्नोर करते हैं, भारत के प्रशासक इग्नोर करते हैं। आपको पता है अंग्रेजों ने प्रशासनिक व्यवस्था में आईएएस अधिकारी इस प्रकार ट्रेन किए, उनके दिमाग में बात बैठा दी जाती थी कि तुम अधिकारी हो, ये लोग हैं, इनके ऊपर तुम्हें शासन करना है। वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन भारत के सरकारी अधिकारियों की थिंकिंग वही है। आज आज भी वही थिंकिंग है। ये भारत के जो अनपढ़ लोग हैं, कोई कहते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि राजस्थान में 30%, 25-30% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि इसी कारण तो राजस्थान की संस्कृति बची हुई है। जो लोग कभी स्कूल नहीं गए उन्हें तिरस्कार से मत देखिए, उन्हें सम्मान दीजिए। क्योंकि किसी परिस्थितिवश वो स्कूल नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन स्कूल जाते तो क्या करते हैं? जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ब्रिलियंट लोग हैं, सबसे टफेस्ट कंपटीशन सेलेक्ट होकर के आते हैं। और सबसे ज्यादा करप्शन इन्हीं सरकारी विभागों में, पढ़े लिखे लोगों में। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के अंदर आपको करप्शन मिलेगा। अनपढ़ लोगों के अंदर, भारत की जो जमीन से जुड़े हुए लोगों के बीच आपको जीवन मूल्य मिल सकते हैं, करप्शन नहीं मिलेगा। होना तो ये चाहिए कि जो लोग शिक्षा हासिल करें, जो लोग शिक्षित हों, वो पूरी दुनिया के अंदर प्रकाश की तरह नजर आए, जीवन मूल्यों को अपने जीवन में भी लागू करें, सबके जीवन में भी लागू करने में मदद करें। होना तो ये चाहिए कि वो एक मिसाल बनकर के सबके सामने आए, ज्ञान को फैलाएं, लोगों को भी परिस्थितियों से जुड़ें, सम्मान करें सबका, और सबसे पहले अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देश का सम्मान करें। पर ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जरूरत कहाँ है? जरूरत हर जगह है। आप अगली बार कोशिश करें, जिस शिक्षण संस्थान में जाएं उसका ऑडिट करें, ये देखें कि वो किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, क्या जीवन मूल्य पढ़ाए जा रहे हैं। पढ़ाई नहीं होती है, ट्रांसमिशन होता है। मैं एक शिक्षक हूं, मुझे पता है मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे आचरण से फर्क पड़ेगा। मैंने आपसे कोई बात कही लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं लागू किया, ना वो बात मेरे हृदय से निकलेगी, ना आप तक पहुंचेगी, ना आप उसका पालन करेंगे। लेकिन ऐसी बात है जिसे मैं अपने जीवन में भी लागू कर रहा हूं तो मेरे दिल से निकलेगी, मेरे जीवन में भी नजर आएगी, और उसे आप भी लागू करेंगे। और लागू करेंगे तो मेरा आपको कहने का मकसद भी पूरा होगा। मैं आपसे कोई बात कहूं उसके बजाय अपने हाथों से वो काम करूं और आपको दिखाऊं, और आप भी वही काम अपने हाथों से करें, तो फायदा मिलता है। क्योंकि हाथ से करेंगे तभी जाकर के वो एजुकेशन हमसे कनेक्ट होती है, वो हमारे अंदर डिजायर्ड रिजल्ट लेके आती है। हाथों का इस्तेमाल आज की शिक्षा व्यवस्था में तो नदारद है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं
कि जो भी काम करें उसको प्रैक्टिकली करें। अगर आपने कोई किताब पढ़ी, मान लीजिए अकाउंटिंग, अब उस अकाउंट को प्रैक्टिकली हाथ से करके देखिए, दूसरे लोगों को भी सिखाएं कैसे किया जाता है, तब तो वो काम का है। प्रैक्टिकल काम से जी चुराना आपके लिए हानिकारक, समाज के लिए हानिकारक। किताब में बात कही गई, पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएं कहने मात्र से पार नहीं पड़ेगा। युवाओं को लें, स्कूल को लें, कॉलेज को लें, उनके बच्चों को पकड़ें, आ जाओ सब लोग एक दिन पेड़ लगाएंगे, सब लोग पेड़ लगाएंगे। उसके बाद वो चैप्टर पूरा होगा, हाँ पेड़ लगने लग गए। उसके बाद वो वाकई एजुकेशन पूरा होगा। तो जीवन में हर क्षेत्र इसी प्रकार बदलता जाएगा। छोटे छोटे लक्ष्य रख सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा लक्ष्य, शॉर्ट टर्म के लिए छोटे छोटे लक्ष्य। अगले 1 साल में कम से कम 1 पेड़ लगाना है। क्या इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप में से हर कोई कर सकता है। अगले 1 साल में कम से कम 1 बार एक गांव में जाना है। क्यों? इससे गांव को समझ पाएंगे। अगली बार आप भारत के बारे में सोचेंगे तो गांव आपके सेंटर में रहेगा। काश मेरा बस चले तो मैं भारत के सभी नीति निर्माताओं के लिए अनिवार्य कर दूं कि कम से कम साल में 1 दिन गांव में जाओ, गांव रहो, जैसे दूसरे गांव वाले रहते हैं वैसे रहो। ये नहीं कि गांव में एयर कंडीशन बिल्डिंग बना ली। मेरा बस चले तो उन पर तो मेरा बस नहीं चलता, आप पर चलता है, तो आपके ऊपर ये बात थोप रहा हूं। ये बात आपके ऊपर मैं इसलिए थोप रहा हूं कि आपके ऊपर मेरी बात चल सकती है। उम्मीद है, हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको इंप्लीमेंट करें। फिर क्या होगा? जिस दिन आप किसी कंपनी के सीएफओ होंगे, सीईओ होंगे, उस दिन भारत के गांवों को ध्यान में रख करके आप प्रोडक्ट बनाने की बात करेंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मान लीजिए आप भारत के वित्त मंत्री हैं, मान लीजिए आप भारत की किसी कंपनी के सीईओ हैं, तो आप क्या बात कर रहे हैं? गांव गांव से लोगों को पलायन कराओ, शहरों में लाओ, शहरों में बसाओ, गांव की जिंदगी है कोई। अभी आप ऐसी बात कर रहे हैं, और एक बार गांव को देखेंगे, समझेंगे, तो फिर आप योजनाएं ऐसी बनाएंगे। आज हकीकत यही है, भारत के अंदर दिल्ली में गार्डन्स या सड़कों के बीच में जो गलियारे होते हैं, उनमें इतना पानी दे दिया जाता है, उनके लिए इतना बजट अलोकेट होता है जितना गांव के एसेंशियल सर्विसेज के लिए नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव को समझने की कोशिश ही हम लोग नहीं करते। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि कभी मौका मिले तो भारत की सैकड़ों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को समझने की कोशिश करें। उसको सम्मान तो तब दे पाओगे ना जब उसको समझोगे। आपको कभी मौका मिले, समय हो आपके पास, तो तेस्सी तोरी ने के जीवन को आप जरूर देखिएगा। तेस्सी तोरी म्यूजियम है बीकानेर में, अगर कभी समय मिले आपको तेस्सी तोरी म्यूजियम जरूर देख के आइएगा। बहुत अद्भुत संग्रहालय है। एक बार आप मेरे कहने से तेस्सी तोरी म्यूजियम जरूर देख करके आए, आपको भी आनंद मिलेगा, मेरा काम भी पूरा होगा। क्योंकि हकीकत यही है, देखो दोस्तों, हम लोग जो जानते हैं, जितना हम जानते हैं उतना ही हम कूप मंडूक बन जाते हैं, एक मेंढक के कुएं। मैं भी एक मेंढक का कुआं हूं, आप भी एक मेंढक के कुएं हैं। मैं अपना कुआं बड़ा कर सकूं या इस कुएं को तोड़ के समुद्र में जा सकूं, मेरे लिए ये शायद मुश्किल है, लेकिन आप चाहें तो ये कोशिश कर सकते हैं।
तो अपने कुओं को तोड़ो और समुद्र में गोता लगाओ। दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, करने के लिए। छोटे से प्रयास हम लोग सब कर सकते हैं। और मुझे पक्का विश्वास है, आज आप में से कुछ लोगों ने कहा है, गरिमा जी ने कहा है कि वो किताब लिखेंगी। आप सब लोग एक एक किताब अवश्य लिखें। और किताब की शुरुआत तो एक लेख से होती है, और एक लेख की शुरुआत एक पेज से होती है, और एक पेज की शुरुआत एक पैराग्राफ से होती है, और एक पैराग्राफ की शुरुआत एक लाइन से होती है। तो एक लाइन तो शुरू करो। आप एक लाइन लिख देंगे, मेरा काम हो जाएगा। एक लाइन से फिर एक पैराग्राफ हो जाएगा, फिर एक पेज लिख देते, और फिर अपने अंदर के भावों को, अपने अंदर की अभिव्यक्ति को थोड़ा सा सशक्त करो। अपनी आवाज दबाओ मत, अपनी आवाज को पूरी दुनिया के सामने रखनी शुरू कर दो। तो हो सकता है एक लेख आ जाएगा और एक किताब आ जाएगी। तो कितना आनंद आ जाएगा। आप सब लोग वो काम कर पाएंगे जिसको करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए यहाँ पे आया।